जैसा कि आप सबको याद है, कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर का नाम था स्टार्टअप्स। याद है आपको? और बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, स्टार्टअप्स को किन अलग अलग माध्यमों से सरकार क्या कर रही है, मदद दे रही है। तो इसके बारे में कल हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, वी वर हैविंग अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दिस। चलिए, अब जो मेरा आज का डिस्कशन है, अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने बात की थी कि अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए आपको तो जॉइंट सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट लगता है, याद है आपको? प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव का एक सर्टिफिकेट लगता है, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट का एक सर्टिफिकेट लगता है। नाउ नाउ यू हैव टू टेक रिकॉग्निशन, नाउ रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। आजम कहां था यो? चलिए, सुबह ध्यान से देखें, जो अभी का डिस्कशन है मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप्स। बच्चों कहना इसे, अगर आपको स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर, कौन सी पॉलिसी के अंदर, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के अंदर, अगर आपको क्या चाहिए, इफ यू वांट ऑल द बेनिफिट्स, इफ यू वांट व्हाट बेटा, अगर आपको सारे फायदे चाहिए तो सबसे अच्छी चीज ये है बच्चों, देखिए आपका टर्नओवर 25 करोड़ को क्रॉस नहीं करता किसी भी ईयर में, 5 साल से ज्यादा आपको इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है, एंड यू आर इधर अ प्राइवेट कंपनी और एलएलपी और अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, एंड देन यू मस्ट बी इन्वॉल्वड इन सम, किसमें, इनोवेटिव या फिर डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। याद है आप सबको? नाउ इसका मतलब क्या होगा, कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया प्रोसेस, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, सर्विस में क्या करना, इंप्रूवमेंट करना। दोनों चीजें थी ना इनोवेशन का मतलब। अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि ये सारी चीजें तो थी, उसके बाद बच्चों आप ये सारा क्राइटेरिया मीट कर रहे थे स्टार्टअप का, यू मीट ऑल द क्राइटेरिया, ठीक है, यू आर सिम 5 साल वगैरह सारा क्राइटेरिया मीट करते हो, स्टिल आपको सरकार से बेनिफिट लेना है। किस चीज का बेनिफिट लेना है? वो सारे बेनिफिट आपको सरकार से लेने हैं जो सरकार ने रखे हुए हैं बचा के। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए जो बेनिफिट्स सरकार ने रखे हुए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री ने, चाहे वो टैक्स का बेनिफिट हो, कंपनीज एक्ट के अंदर बेनिफिट हो, वो सारे बेनिफिट अगर आपको चाहिए, आपको क्या लेना पड़ेगा? यू विल हैव टू टेक अ recognition. You should be recognized by whom? By whom? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कल मैंने आपको बताया ना, वही मैनेज करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आपको क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आपको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज व्हाट, एज अ स्टार्टअप एंटरप्राइज, ठीक है? तो चलिए अब क्या करते हैं, एक रिकॉग्निशन ले लेते हैं। किस चीज का रिकॉग्निशन ले लेते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिकॉग्निशन ले लेते हैं स्टार्टअप का। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया हमको एज स्टार्टअप, तो क्या होगा? तो बच्चों कहना इसे, हमारे स्टार्टअप के स्टेटस पे कोई शक करेगा? नो वन विल एवर डाउट दैट यू नो वेदर वी आर स्टार्टअप और नॉट। ध्यान से। So through a mobile app or portal of what beta, Department of Policy Promotion under the Ministry of Commerce, an application can be made. वो बच्चों, Department of Policy Promotion, Department of Policy Promotion किसके अंदर आता है? Ministry of Commerce के अंदर। तो उसके बगल में छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, application to Department of Policy Promotion. That's it. So what is the first point? You'll make an application. To whom will make an application? Department of Policy Promotion. ठीक है? अब बच्चों ध्यान से, अब आपको जो एप्लीकेशन देना है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन को, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी दे सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। यस, चलिए बच्चों, अब बच्चों आपको बहुत सारे क्या लगेंगे, यू विल बी रिक्वायरिंग मेनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस। आपको बहुत सारे क्या लगने वाले हैं, रिकमेंडेशंस लगने वाले हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन किसका है? रिकमेंडेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर अपॉइंटेड इन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन इंडिया इन फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय हूं बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन। मतलब सबसे पहला रिकमेंडेशन आपको किसका लगेगा? सिर्फ इतना लिखना, इन्वेस्टर इन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसका रिकमेंडेशन लगेगा। अगर आपको याद हो, कल मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, क्या डिस्कशन कर रहा था? अगर आपको याद है, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि अलग अलग कॉलेजेस ने भी क्या किया है, एल्यूमिनाई का नेटवर्क रखा हुआ है, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क रखा हुआ है, कि अगर उन कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? वो कॉलेज के पुराने एल्यूमिनाई नेटवर्क या इन्वेस्टर्स का नेटवर्क उनकी मदद करेगा। तो हर एक कॉलेज ने, तो आपको एक रिकमेंडेशन लगेगा। किसका रिकमेंडेशन लगेगा? कि आप स्टार्टअप हो ऐसा लिख के कौन देगा? एक इन्वेस्टर, जिसको किसने अपॉइंट किया है? एक इन्वेस्टर जिसको किसने अपॉइंट किया है? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने अपॉइंट किया है। उसका क्या लगने वाला है आपको? उसका एक मिनट, क्यों संकेत नहीं समझा?
इन्वेस्टर, देखना अभी जो जो नया वातावरण है उसमें जितने भी कॉलेज हैं पुणे के अच्छे कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जहाँ मिलती है जैसे इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन लोगों ने क्या किया कि इन्वेस्टर का नेटवर्क बना के रखा है। इन्वेस्टर का नेटवर्क मतलब एंजल इन्वेस्टर्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। क्यों? और सिम्बायोसिस में देखो हर हफ्ते एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट होती है। सिम्बायोसिस में भी एक लेक्चर देके आया था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो वो उनका एंटरप्रेन्योरशिप एक समिट होता है उनका, उसमें वो क्या करते हैं, जो सिम्बायोसिस के बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं पुराने, प्लस जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, सिम्बायोसिस उनके साथ टाइप करके रखा है कि सिम्बायोसिस के अगर कोई स्टूडेंट आगे जाके क्या कर रहा है, स्टार्टअप खोलता है, तो उसकी मदद करने के लिए इन्वेस्टर, ठीक है, तो आपको इनका रिकमेंडेशन लगेगा पहला। दूसरा लेटर क्या लगेगा? दूसरा लगेगा यू विल बी रिक्वायरिंग अ लेटर ऑफ सपोर्ट। लेटर ऑफ सपोर्ट मतलब वो आपके साथ में है। कौन साथ में? इनक्यूबेटर आपके साथ में। लेकिन कोई ऐसा वैसा इंक्यूबेटर या ऐसा इंक्यूबेटर जिसको जिसमें ऐसा इंक्यूबेटर जिसको गवर्नमेंट ने भी फंडिंग दी है। कौन सा इंक्यूबेटर है? बिनी बंसल का मैंने एक एग्जांपल दिया था। लेकिन ऐसा इंक्यूबेटर मतलब बिनी बंसल जिसको जिसके फंड में, तो ये इंक्यूबेटर होते हैं, इनके फंड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था इंक्यूबेटर आपकी कंपनी 5 करोड़ डालता है, तो ये क्या मेंटेन करता है? अपने पास एक फंड मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? और उस फंड में पैसा किसने लगाना चाहिए? मतलब बिनी बंसल का 5 करोड़ है तो गवर्नमेंट भी उसके फंड में, मैंने बताया बिनी बंसल के पास 14,000 करोड़ था फ्लिपकार्ट बेचने के बाद, तो उसमें थोड़ी बहुत फंडिंग किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए। तो दूसरा, यू वांट अ लेटर ऑफ सपोर्ट, किसे? बैक में लिखना सपोर्ट लेटर फ्रॉम इंक्यूबेटर। उसके बाद नेक्स्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, किससे? फिर एक और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, किसे? इंक्यूबेटर, सिर्फ एक ऐसे इंक्यूबेटर से जिसको गवर्नमेंट ने फंड किया, रिकॉग्नाइज किया। फंड नहीं किया गवर्नमेंट ने, सिर्फ क्या किया है कि हाँ भाई श्याम जो है ही इज एन इंक्यूबेटर, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। बट जितना जो इंक्यूबेटर है गवर्नमेंट ने जितना के फंड में क्या लगाया? पैसा लगाया। आपको दोनों से गिनने वाला है। तीसरा, लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 20% बाय हुम बचो? कौन सा फंड बचो? इंक्यूबेशन फंड मतलब किसी कोई टेक्नोक्रेट है आपकी कंपनी में 20%, कम से कम कितना परसेंट? 20% फंडिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 20% फंडिंग? 20% इक्विटी, कम से कम आपकी 20% इक्विटी किसके पास होनी चाहिए? इंक्यूबेशन फंड के पास होनी चाहिए, एंजल फंड के पास होनी चाहिए, या फिर एक्सीलरेटर। हु इज एक्सीलरेटर? एक्सीलरेटर जो आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, तो एक्सीलरेटर कौन है? ही इज आल्सो फंडर, मतलब ही इज आल्सो अ फंड जो आपकी कंपनी को क्या करता है? फंडिंग करता है। तो ये मान सकते हो एंजल इन्वेस्टर। ये क्या है बच्चों? उसके बाद क्या लगेगा? लेटर ऑफ फंडिंग बाय हूं बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी स्कीम। आपको पता है ना एक स्कीम है मुद्रा स्कीम से कितने का लोन लेना? 50,000 से 5 लाख तक का, 3 लाख से 5 लाख तक का लोन मिलता है मुद्रा स्कीम के अंदर। तो एक लोन कहां से लेना? एक मुद्रा से लोन लेना। ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंडिंग मिल जाएगी। लास्ट है बच्चों, लिस्ट ऑफ पेटेंट फाइल्ड एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल जर्नल। और क्या देना है आपको बच्चों? लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस फाइल्ड एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल जर्नल। क्या है? What do you mean by list of application filed and published in official journal? कुछ नहीं बच्चों, आपको नहीं समझेगा। तो जब भी आप क्या करते हो, नहीं जब भी आप क्या करते हो, कुछ इन्वेंट करते हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई नई प्रोसेस डेवलप करते हो, तो व्हाट डू यू डू? आपको उसमें पेटेंट मतलब मोनोपोली, आपकी आपके इन्वेंशन को कोई दूसरा कॉपी, तो उसके लिए अपने को पेटेंट रजिस्टर करना पड़ता है। क्या रजिस्टर करना पड़ता है? पेटेंट रजिस्टर होने में इट टेक ऑलमोस्ट 6 इयर्स, उतना लगता है पेटेंट क्लेम, क्योंकि वो एक एक चीज इंक्वायर करते हैं ना। इट ऑलमोस्ट टेक 6 इयर्स इवन टुडे। लेकिन क्या होता है, एक काम हो जाता है 3 महीने के अंदर, एक काम हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारा एप्लीकेशन बन जाता है, प्लस तुम्हारा एप्लीकेशन सरकार क्या करती है? ऑफिशियल जर्नल। ऑफिशियल जर्नल मतलब जैसे न्यूज़पेपर होता है, वैसे पेटेंट डिपार्टमेंट की क्या होती है? ऑफिशियल जर्नल होती है। वहां पे हमारा एप्लीकेशन पब्लिश कर देते हैं और बोलते हैं कि देखो श्याम ने ये फलाना पेटेंट मांगा है, फलाने प्रोडक्ट में, फलाने इन्वेंशन में क्या मांगा है? पेटेंट मांगा है। किसी इंसान को इससे कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को लगता है कि श्याम ने उसका पेटेंट जुड़ा है, तो अगर आपने पेटेंट फाइल किया, पेटेंट का एप्लीकेशन फाइल किया और आपका पेटेंट एप्लीकेशन क्या हुआ है? एक्सेप्ट हुआ है, और सरकार ने उसको ऑफिशियल जर्नल में क्या किया है? पब्लिश किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेटेंट में दम है। नहीं तो कोई भी पेटेंट का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सर मैंने पानी लिया था, उसमें नींबू डाला, शक्कर डाला, बस शरबत बन गया, मेरे को इसके ऊपर पेटेंट चाहिए, ये मैंने इन्वेंट किया है। तो एप्लीकेशन तो फाइल कर सकते हो ना, लेकिन तुम्हारा एप्लीकेशन तुम्हारे मुंह पे रिजेक्ट होकर मुंह पे मारेंगे।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे तुम्हारे इन्वेंशन में थोड़ा बहुत दम है, इसका मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद क्या किया जाएगा, उसे पब्लिश किया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। Once the application is uploaded, a real-time registration number will be generated. If after allotting the registration number, it is found that any document was not uploaded or a false document was uploaded, applicant के ऊपर कितना लग सकता है फाइन बच्चों? फाइन 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 खुद डिसाइड करेगा कितने का, अप टू हाफ ऑफ द पेड अप कैपिटल, नॉट लेस देन, मतलब आपकी पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ की है तो पेड अप कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है स्टार्टअप के लिए। 10 करोड़ की तो 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ लग सकता है, लेकिन मिनिमम कितना लगेगा, 25,000, मतलब 25,000 से लेकर 5 करोड़ तक लग सकता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सेटअप आई ऐप, आई मेड, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, आई मेड, एन ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, कितने ऐप बनाने के, और मुद्रा बैंक भी एक बनाया जिसके पास 200 करोड़ रुपए का क्या दिया गवर्नमेंट ने फंडिंग किया। एंड मुद्रा इज अ रीफाइनेंस बैंक। रीफाइनेंस बैंक मतलब आपको लोन बैंक ही देगा, एसबीआई देगा, एचडीएफसी देगा, हाँ, लेकिन आपको लोन देने में खर्चा हुआ है उसको, वो लोन बैंक को कौन दे देगा, मुद्रा बैंक। मुद्रा इज अ रीफाइनेंस बैंक, मतलब बैंक आपको फाइनेंस करेगा, और बैंक को फाइनेंस कौन करेगा, मुद्रा। सो चलिए, अब अगर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, किसी चीज का क्वेश्चन आ जाए कि मिस्टर राजेश हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ स्टार्टअप फॉर डीलिंग इन द सोलार प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स में, नाउ ही वेंट टू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेरियस प्रोविजंस ऑफ, ही वांट्स एन एग्जाम्पशन अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ स्टार्टअप पॉलिसी. He was informed by the government that he will have to take a recognition from the government in order to claim exemptions. As a practicing company secretary, advise Rakesh. कुछ नहीं, सबसे पहले you need to file an application to the Department of Policy and Promotion under the Ministry of Commerce. You can also, आप physical application दे सकते हो, online दे सकते हो, you can also give an application through mobile app. अब याद रखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म्स, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच. नंबर 1, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम होम, पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टर से. फंड, लेटर ऑफ फंडिंग फ्रॉम होम, इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, सॉरी, लेटर ऑफ फंडिंग फ्रॉम द इंक्यूबेटर जिसमें जिसमें गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इन्वेस्ट किया है. फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन 20% फंडिंग तुम्हारी कंपनी में होनी चाहिए, किसकी, इंक्यूबेटर की, एक्सीलेटर की, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की. देन लेटर ऑफ सपोर्ट किसे, फ्रॉम इंक्यूबेटर, अगेन यू नीड अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द incubator. Then list of patent file and, सिर्फ पेटेंट फाइल नहीं, पेटेंट फाइल एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल जर्नल. तो ये सारी चीजें देने के बाद आपको तुरंत जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देता है. लेकिन बाद में ये पता चलता है कि आपने कुछ गलत जानकारी दी थी, या फिर इंक्यूबेटर कोई था, आपने उसका जाली सिग्नेचर मार के दे दिया था, तो आपकी हाफ ऑफ पेड अप कैपिटल तक या फिर 25,000 कम से कम आपको क्या लगेगा, फाइन लगेगा. ठीक है ना. इज एवरीवन क्लियर विद द कांसेप्ट, पक्का क्लियर है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स. सबसे पहला है सिंगल विंडो क्लियरेंस इवन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन. बोल दो, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल विंडो क्लियरेंसेस. ब्रैकेट में लिख लेना, उसके बगल में ऑल अप्रूवल्स एट सिंगल प्लेस. ब्रैकेट में लिख लेना all approvals at a single place. What does that mean? तुमने स्टार्टअप खोली है, तुमको इनकम टैक्स में छूट चाहिए, तुमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी लॉ के अंदर छूट चाहिए, तुमको लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए, फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए, दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए, तुमको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है, दुनिया भर के काम है ना स्टार्टअप हो तुम. तो क्योंकि तुम स्टार्टअप हो, सरकार तुम्हारा ऐसा ख्याल रखती है कि तुमको अलग अलग जगह से एप्लीकेशन करना, थ्रू अ सिंगल मोबाइल ऐप यू कैन ऑब्टेन ऑल अप्रूवल्स. आपको मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट आपको दे रही है, क्या दे रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस. एक खिड़की से, इसको हिंदी में बोलते हैं एकल खिड़की प्रणाली. एकल खिड़की प्रणाली का मतलब थ्रू अ सिंगल विंडो यू विल गेट ऑल द अप्रूवल्स, यू विल गेट ऑल लाइसेंसेस, you will get everything whatever you want to get in respect of your startup. Number 2, 10,000 crore funds of fund. एक मिनट, what is fund of fund? एक मिनट ध्यान से देखो. ये स्टार्टअप है, यहाँ पे इन्वेस्ट कौन करता है, करेक्ट है, AIF, VCF, alternate investment fund, venture capital fund,
एक्सेलरेटर्स स्टार्टअप में पैसा डाल दें। इनके पास फंड होता है ना, जब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 10,000 करोड़ का क्या बना रहे हैं, फंड ऑफ फंड, मतलब ये फंड ऑफ फंड किसको कहां पे इन्वेस्ट करता है? नहीं, मतलब फंड ऑफ फंड का मतलब सरकार एक फंड बनाएगी जो किसमें इन्वेस्ट करेगा, उन लोगों को फंड करेगा जो लोग स्टार्टअप को फंड करते हैं। फंड ऑफ फंड, फंड ऑफ फंड मतलब बाप का बाप। एआईएफ को फंड कौन कर रहा है? एआईएफ का, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टार्टअप को फंड कौन कर रहा है? एआईएफ को फंड कौन करेगा? फंड ऑफ फंड। लिखो उसका मतलब बगल में, दैट मीन्स the government will fund the government will fund to those the government will fund to those who funds, yeah, who provides funding. Government will fund to those who provide funding to whom बच्चों? who provide funding to whom? Startups। ठीक है, क्या क्या एक मिनट, कहां लंबा चौड़ा है? अरे गवर्नमेंट का पैसा खा जाते हैं लोग, गवर्नमेंट को छोड़ा किसने? मैं तुम्हारी टैक्स भरता हूँ ईमानदारी से। अच्छा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टार्टअप को पैसा क्यों नहीं दी? तुम देखते ना, गवर्नमेंट है तो पैसा वापस नहीं करते, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? ये सोच रहे तो ये सुनो, इसलिए फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर अगली पार्टी राहुल गांधी बोलेगा कि मैं तुम्हारा सब वेव कर दूंगा, केजरीवाल बोलेगा मैं वेव भी करूंगा, तुमको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दूंगा। ये सुनो, लेकिन तुम वोट मोदी को देते हो, मोदी घर आके सब छीन लेता है। ये सुनो, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सो फंड ऑफ फंड मींस गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेगी स्टार्टअप को फंडिंग, गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग टू दोज हु प्रोवाइड फंडिंग टू द स्टार्टअप्स। मुद्रा भी कह सकते हैं, मुद्रा का भी काम सेम है, फंड ऑफ फंड, ये मुद्रा भी। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, पेटेंट फाइल करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए लगभग हाफ फीस है। लगभग कितनी है? हाफ फीस। पढ़ेंगे, ये भी अपने सिलेबस में है। मॉडिफाइड एंड मोर फ्रेंडली बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। अगर आपको मरना है तो भी आपके लिए बहुत आसान तरीका है। मतलब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, पूना में 100 में से 95 रेस्टोरेंट जो खुलते हैं वो बंद हो जाते हैं शुरू के 6 मंथ्स में। इन द 6 मंथ्स, इनिशियल 6 मंथ्स, पुणे में जितने भी रेस्टोरेंट खुलते हैं उसके 95% बंद होते हैं। आप अपना रेस्टोरेंट कल चालू कर सकते हो पुणे में, इतने रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं रेंट के लिए। अब लोगों ने तो खर्चा करके रखा है रेंट रेस्टोरेंट पे, उस समय समझ नहीं आता ना बच्चों, जब भूत बैठते ना सर पे, तुमको लगता है कि सब चलेगा तुम्हारा, फिर तुम जमीन हकीकत से तुमको रूबरू होते हो। तो बच्चों नहीं, इसलिए बच्चों मैंने देखा कि सारी चीजों से अच्छा यही है अपना सीएस कर लो। वो बिजनेस में ऐसे ही लगता है कि शुरू शुरू में सब चल जाएगा, सब हिट होगा, सब ऐसा होगा, इतना कमा लेंगे। आई हैव ट्राइड ऑल दिस, मैंने भी सब ट्राई किया, बट अल्टीमेटली मुझे बहुत यंग एज में जीवन का सत्य समझ में आ गया था कि पढ़ाई नहीं है तो फिर कोई नहीं पूछता। बिजनेस तो बच्चों चलता ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने से पहले लोग इतना उठाते ना, कह रहे तू ये खोल। अपन देखो ना बच्चों, अपन किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि उस रेस्टोरेंट में 100 लोग बैठे हैं। मेरा आदत है, बहुत पुराना आदत है, मैंने अब छोड़ दिया। तो हम रेस्टोरेंट गए, किसी भी रेस्टोरेंट दिखाए 100 लोग बैठे हैं, फिर तुम एक कैलकुलेशन लगा, तो एक आदमी कम से कम 100 रुपए का तो खाएगा, 10,000 रुपए। रेस्टोरेंट कम से कम 12 घंटे तो खुलता होगा, 1,20,000 रुपए। फूड कॉस्ट होती होगी सिर्फ 20,000 रुपए की, लेबर कॉस्ट 20,000 रुपए, प्रीमाइसेस का खर्चा 10,000 रुपए, दिन में कितना प्रॉफिट? 70,000 रुपए का प्रॉफिट। ऐसा कैलकुलेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जबकि वो ये भूल जाते हैं रेस्टोरेंट भीड़ सिर्फ एक ही दिन होती है, संडे। और बीच में कोरोना वोरोना आ गया, तो कल वैशाली खाली था, पता है? अरे हर जगह खाली तो हमेशा रहता है, वैशाली कभी खाली नहीं रहता बच्चों। केएफसी, मैं पुष्पराज, मैं वैशाली बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ अक्षय कुमार की 6 फिल्में फ्लॉप हो गई है। समझ में आ रहा है? मतलब वैशाली में भीड़ नहीं है इज इक्वल टू अक्षय कुमार की एक साथ 6 फिल्में फ्लॉप हुई है। मतलब मोदी वाराणसी से इलेक्शन हार गया, वो भी 2 लाख वोट से। ये इस टाइप का कि वैशाली में भीड़ नहीं है, इतना सरप्राइजिंग है। कल वैशाली पूरा खाली था बच्चों, पूरा खाली, एक कस्टमर नहीं है, अराउंड 12-1 बजे के आसपास, जबकि वैशाली में कभी ऐसा नहीं हुआ। वैशाली द रेस्टोरेंट
जहां पे साला वो पता नहीं, तुम अंदर बाहर देखो तो यहाँ 100 लोग बैठे, अंदर जाए तो 100 200 लोग, ऊपर फैमिली लेके गए तो 200 300 लोग। हाँ, और इधर एक साइड पूरा लाइन लगा रहता है 100 लोगों का। मैंने अपने जीवन में एक ही रेस्टोरेंट देखा है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है बच्चों। नहीं तो हर एक रेस्टोरेंट का उल्टा होता है, शुरू के 4 साल अच्छा करेगा, 2 साल खराब करेगा, 3 साल फिर से थोड़ा सा ऊपर आएगा, नीचे वैशाली लेकिन बच्चों उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया ना। अब देखो क्वालिटी कॉन्शियस कितने हैं वो लोग, उन्होंने आज तक अपना दूसरा ब्रांच स्टार्ट नहीं किया, इतने क्वालिटी कॉन्शियस है। मतलब इफ दे वांटेड, वैशाली नाम से कहीं पे कुछ भी खोल दो पूरे इंडिया में, वो पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ। कोलकाता के मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे को मैसेज करते हैं सर पुणे आना है तो वैशाली का डोसा खाना है। कोलकाता तक के लोगों को पता है। कल वो भी खा ली था, कोरोना 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 इधर तो गया। सो मैं यही बोल रहा था, तो अगर आपकी स्टार्टअप फ्लॉप हो जाती है, क्या हो जाती है, तो मोदी जी ने जहर देने का भी बराबर इंतजाम किया है, 90 डेज में तुम्हारी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा। एलएलपी फर्म जो भी है कितने के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, नॉट इंसॉल्वेंसी के अंदर तो सिर्फ कंपनी और एलएलपी जाएगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर फर्म्स वगैरह जो है ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जाएगी। कितने के अंदर, पूरा सहा कितने के अंदर हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होके वाइंड अप होके इंसॉल्वेंट होके कहानी खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी कितने के अंदर, 9 डेज के अंदर। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस फॉर 3 इयर्स, समझना ये बेनिफिट्स हैं। व्हाट इज मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस, आपके यहाँ कोई रेड नहीं पड़ेगी, आपके यहाँ आरोसी वारोसी नहीं आने वाले, इनकम टैक्स लोग नहीं आने, कितने साल तक, 3 साल तक तो आप गवर्नमेंट के पीपी बन के रहोगे। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स इन प्रॉफिट्स, आपको प्रॉफिट्स के ऊपर क्या नहीं लगने वाला, टैक्स भी लगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस, कितने अच्छे कंप्लायंसेस हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब खुद सर्टिफिकेट जो लिखा है हाँ ये सही है। इनोवेशन हब अंडर अटल इनोवेशन मिशन, तो इन्होंने देखो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मोदी ने आया रिजल्ट क्या आया वो छोड़ दो, बट उसका विजन देखो आप, हाउ हिज विजन इज एक्चुअली। रिजल्ट आया नहीं आया वो उसकी किस्मत खराब है बच्चों, कि जब वो बेचारा इतनी अच्छी साला ये पॉलिसी अगर आजादी के बाद से होती तो इंडिया वुड हैव बीन मोर पावरफुल देन अमेरिका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन दुख की बात यह है कि साले वो गधे लोग जात पात ही करते रहे बस, हिंदुओं के लिए अलग लॉ, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ, वो सिर्फ उसका ध्यान वहीं पे था कि भारत को जात पात में बांट दो बच्चों। और वो भी ठीक है बच्चों, 1980 तक भी दिक्कत नहीं थी, उसके बाद से फिर से चालू हो गया जात 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 जात। पहले कोई मूवी में देखा बच्चों, हिंदू हीरो रहता था मुस्लिम विलन रहता था, या मुस्लिम विलन रहता था हिंदू हीरो रहता था। कभी हमने सोचा था कि वो मूवी के बाद ऐसे फेसबुक पे मीम्स घूमेंगे, लोग विरोध करेंगे कि मैं वो मूवी देखने जाऊंगा क्योंकि इसमें हिंदू विलन है मुस्लिम विलन है। ये कांग्रेस ने ऐसा काट डाला है ना बच्चों। अरे गेटिंग माय पॉइंट। बीजेपी को आप नहीं बोल सकते, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, बट बीजेपी को आप नहीं बोल सकते, बीजेपी तो आई है तो 1998 में। लेकिन अपने यहाँ पे जातीय झगड़े कब से चालू हुए बच्चों, 19 वो शुरू से उन्होंने डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब 1980 के बाद से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, 50 में उन्होंने बीज डाल दिए थे बच्चों। जब हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग लॉ हुए थे ना, तभी हिंदू और मुस्लिम बढ़ गए थे बच्चों, उनके लिए अलग लॉ। और भीमराव अम्बेडकर ने तो इस्तीफा दे दिया था इस चक्कर में। हाँ, भीमराव अम्बेडकर चाहते थे सब नागरिकों की लॉ कैसे हो, एक जैसे हो। नेहरू को पता नहीं क्या था, पूरा देश साले ने बर्बाद करके रखा है बच्चों, पूरा देश। ज्यादा बोलते बोलते आईटी हमने बनाया है, पूरा देश को गद्दारी करके लूट लिया, कम से कम आईटी बना दिया, उसका भी क्रेडिट ले रहा है, आईटी हमने बनाया। मतलब उनके हिसाब से अगर वो नहीं होते तो आईटी बनते ही नहीं, आईएम बनते ही नहीं। ठीक है, एनीवे यार अपन, बट बुरा लगता है कभी कभी ऐसे देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश का इतिहास जानते हैं तो थोड़ा सा हमको दुख होता है। और हम जो बोल रहे हैं वो जस्टिफाइड है, अगर नहीं है तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के क्यों गया, तुम उसको नहीं समझ पाए। 18 साल, वो भी क्या कद्दावर। तुम ये भी नहीं बोल सकते ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पैसे के चक्कर में बिक गया। अरे 600 करोड़ के तो 5,000 करोड़ के तो घर में रहता है वो। अरे मुंबई में उसके 12 फ्लैट हैं, एक फ्लैट का एवरेज कीमत 40 करोड़ रुपए, तो 480 करोड़ के फ्लैट मुंबई में, और सब लॉक है, एक आध अपने को रेंट पे देता, सब लॉक है मुझे, एवरी फ्लैट इज लॉक, सिर्फ एक नौकर रहता है। दिल्ली में 6 होटल्स हैं उसके, 6 होटल्स हैं दिल्ली में,
और वो छोड़े, जो उसका महल का आधा पार्ट है ना, महल का आधा पार्ट क्या है, वो है म्यूजियम है। म्यूजियम में अंदर जाने के लिए 400 रुपए, दिन में कम से कम 2000 लोग रोज म्यूजियम जाते हैं। क्या चाहिए बच्चों? उसको बोलते हैं साला वो 20 करोड़ में छोड़ के गया पार्टी, 20 करोड़। चलो बच्चों, सो क्या बनाया है, इनोवेशन हब। क्या बनाया है बच्चों? एक अटल इनोवेशन हब बनाया है। अटल इनोवेशन हब मतलब एक इनोवेशन सेंटर है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट बनाने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, ये सुनो बच्चों, नेशनल ने एक दवाई बना रही है बच्चों, कमजोरी अगर आपके अंदर है, अगर आपको खून की कमी है, अगर आपको एनीमिया है, तो आप वो दवाई से क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो ये कहाँ जा सकता है, पूरा दवाई बन गया बच्चों। बस दवाई खाने के बाद बच्चों को सर रिसर्च करना, टेस्ट करना दवाई को, तो चूहे चाहिए। क्या चाहिए? चूहे चाहिए। तो बच्चों क्या ये अटल इनोवेशन हब आ सकता है? नहीं, वो ये एक्चुअली वो सब ये करते हैं ना, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, आपको रिसर्च में ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, तो अड़चने कौन दूर करेगा? अटल इनोवेशन हब। अब बच्चों बनाए हैं, अब प्रैक्टिकली इनका क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं है, बट यस ऑन पेपर है। स्टार्टिंग विद 5 लाख स्कूल्स टू टारगेट 10 लाख चिल्ड्रन फॉर इनोवेशन प्रोग्राम। 5 लाख जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, वहां पे 10 लाख चिल्ड्रन को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। किस लिए? इनोवेशन के। कुछ नहीं, जो क्विज वगैरह करवाते हैं स्कूल में, साइंस क्विज वगैरह। न्यू स्कीम्स टू प्रोवाइड फॉर आईपीआर प्रोटेक्शन टू स्टार्टअप्स एंड न्यू फर्म्स। आईपीआर मतलब ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इनको प्रोटेक्ट करने की नई स्कीम बनाई जाएगी। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, यस। और मोदी ने बीच में कोई स्टेटमेंट दिया था 2-3 साल पहले कि अगर कुछ नहीं मिलता तो पकौड़े बेचना शुरू कर दो, कुछ तो बोला था उसने, वो कहीं इंटरव्यू के लिए, हाँ कुछ ऐसा बोल दिया था। उसके बाद कांग्रेस वालों ने बहुत वो किया था कि मोदी जी को पकौड़े बेचना भी क्या लगता है, कभी भी अच्छा है यार। अपना वो देखो ना, केपी वाल पकौड़े बेचने वाला, क्या नाम है उसका, गार्डन वाला, इनकम टैक्स रेट पर गई बच्चों। अरे गार्डन वड़ा पाव के 6 करोड़ रुपए निकला था, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ। अरे वो छोड़ो, बनारस या कहीं पे वो कचौड़ी वाले की रेट पड़ी थी ना, मथुरा वथुरा में कहीं पे, बनारस है ना, कचौड़ी बेचता रहा, उसकी दुकान देखो तो बच्चों, छोड़ी दुकान, उसके घर पे 30 करोड़ रुपए कैश निकला। मैं सोच रहा कहाँ कोचिंग क्लास वगैरह बुलाओ, कचौड़ी बेचते हैं। हाँ, अरे मैं जयपुर गया था, जयपुर में एक शंकर समोसे करके, कोई जयपुर गया, मैंने बताया होगा शायद, शंकर समोसे करके। भाई तुम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कैसी दुकान थी। मतलब 10 दुकान भी छोड़ दो, दुकान तो अंदर थी, वो भी इतनी, मतलब 10 आदमी एक के लाइन एक में खड़े हैं, दुकान खत्म, और इतनी पतली है। वहां समोसे बनते हैं, और वो बेच कहा रहे हैं रोड के ऊपर, 15 रुपए का एक समोसा, इतना बड़ा। तो मैं अपने जयपुर में, मेरे दोस्त बोला कि तू जयपुर आया, तूने शंकर समोसे के समोसे नहीं खाए, तो तेरा जयपुर का ट्रिप अधूरा है। तो मैं वहां गया बच्चों, और बच्चों मेरे सामने ही वो ना अंदर से समोसे बना के लाया, इतने सारे समोसे लेके उसने, वो एक बड़ी सी परात नहीं होती, उसमें डाला, मेरे सामने ही सामने। जो 3 मिनट में वहां पे खड़ा था, पैकिंग कराते कराते 3 मिनट लगे, पूरे समोसे बिक गए बच्चों। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही सोल्ड एंटायर 200 समोसा। 3000 रुपए का धंधा उसने 5 मिनट में किया। और ये भी कब? ऑफ सीजन। ऑफ सीजन मतलब बिजनेस आवर्स नहीं, 12-1 बजे की बात बोल रहा हूं मैं। राजा पार्क, जयपुर में राजा पार्क करके जगह, कभी गए तो पक्का खाना। समोसा भी या बड़ा, हाँ, अपने पुणे ऐसे नहीं, इतना छोटा सा। आलू, और आलू ढूंढना पड़ता है। आलू का 90% ऑक्यूपेंसी तो ट्रायंगल में ही रहता है। समझो, तो पकौड़े बेचना, ये तो गवर्नमेंट क्या कर रही है बच्चों, तो ये मुद्रा वगैरह योजना क्यों है? मुद्रा वगैरह योजना क्यों है? गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहती है, एनकरेज करना चाहती है, टेक ऑन्टरप्रनरशिप, टेक ऑन्टरप्रनरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लीजिए। उसके बाद इंडिया को रिकग्निशन देना है अक्रॉस द वर्ल्ड एज व्हाट, एज स्टार्टअप हब। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट स्टिल कम से कम किसी ने सोचा तो। मुद्रा मैंने भी सुना कई बार कि फेलियर है, लेकिन अब ठीक है, देख ट्राई तो किया कम से कम। अरे सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों ने लिया है।
एनीवे छोड़ दो, अपन वो डिस्कस करेंगे कभी, वी आर हियर टू डिस्कस गुड। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एक मिनट, यहां तक क्लियर सबको? A startup is an entity that is headquartered in India which has opened less than 5 years ago और इसका टर्नओवर कितने से कम है? और एनुअल टर्नओवर कितने से कम है? 25 करोड़ से कम है। टैक्स एग्जम्पशन, tax exemption to individual HUF on investment of long term capital gain in equity share eligible startup under section 54 GB। तुमको आता है क्या ये सब? देखना बाबा, ये टैक्स में मुझे उतना कुछ खास आता नहीं है। तो जो HUF वगैरह किसको मिलता है? अरे जो इंडिविजुअल को HUF को इक्विटी इन्वेस्टमेंट में मिलता है, जब अपन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो LTCG के अंदर जो अपने को 54 GB के अंदर एग्जम्पशन मिलता है, सेम एग्जम्पशन किसको मिलता है? स्टार्टअप को भी मिलता है। The existing provision under 54 GB allows the exemption from what beta? Tax on long-term capital gain on the sale of what beta? Residential property if such gains are invested in the SMEs as defined under MSI. But now this section has been amended to include exemption on capital gain invested in eligible। कुछ नहीं बच्चों, अगर आपने जमीन बेची थी, जमीन बेच के आपको कैपिटल गेन हुआ था, 5 करोड़ की जमीन आपने खरीदी थी, 25 करोड़ में बेची, 20 करोड़ का आपको क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ। तो आपको पता है 3 साल तक, जमीन बेचने से 3 साल के अंदर अगर आपने वो पैसे कोई दूसरी जमीन में डाल दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं लगता। तो वो पहले क्या था सेक्शन कि वो पैसा आपने जमीन के अलावा अगर आपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में डाल दिया तो भी आपको नहीं लगी। अब उसमें एक और प्रोविजन आ गया, क्या? स्टार्टअप में डाल दो। तो 5 करोड़ की जमीन तुमने कितने में बेची? 25 करोड़ में बेची। कितने का फायदा हुआ तुम्हारा? कैपिटल गेन 20 करोड़ का हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 20 करोड़ कहां पे डाल दो? स्टार्टअप में डाल दो, कैपिटल गेन लगने वाला नहीं है। ये उसका एग्जाम्पल है। इफ एन इंडिविजुअल और HUF sells a residential property and invest capital gain to subscribe, कितना परसेंट बच्चों? अच्छा, तुमने कितना खरीदना है स्टार्टअप में? कम से कम कितना इन्वेस्ट करना है? ओए, कितना इन्वेस्ट करना है स्टार्टअप में? 50% और मोर इक्विटी शेयर्स of what beta? Eligible startup. Then tax and long term capital gain will be exempt provided that such shares are not sold or transferred। कितने साल के लिए? 5 years। The startup shall also use the amount invested to purchase the asset and should not transfer the asset। कितने साल के लिए? अब देखो साला कंडीशन एग्जामिशन तो दिया है, बट उसके ऊपर क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है? सबसे पहला, तुमको 20 करोड़ का फायदा हुआ था ना जमीन बेच के, अब 20 करोड़ रुपए में तुमको कम से कम कितना डालना है स्टार्टअप में? नहीं, स्टार्टअप की जो पेड अप कैपिटल है, मान लो स्टार्टअप की पेड अप कैपिटल है 20 करोड़, तो कितना खरीदना है तुमको? कम से कम तुमको स्टार्टअप में 10 करोड़ डालना है। मतलब स्टार्टअप की कैपिटल कितनी सब्सक्राइब करनी? तुमको 50%। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो शेयर तुमने खरीदे हैं वो तुमको 5 साल तक बेचने नहीं है। प्लस आपने जो पैसे कहां पे डाले हैं? स्टार्टअप में डाले हैं। स्टार्टअप उनसे क्या खरीदेगी? एसेट खरीदेगी, और वो एसेट भी स्टार्टअप को कितने साल के लिए बेचने हैं? तब आपको क्या मिलेगा? LTCG में एग्जाम्पशन मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर स्टार्टअप XYZ लिमिटेड इज अ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप, और इसके जो ओनर थे उनको जमीन बेच के इतने रुपए की क्या हुई थी? इनकम हुई थी। वो जानना चाहते हैं कि क्या LTCG और स्टार्टअप का कोई कनेक्शन है, अगर है तो क्या है? तो ऐसे ही लिख देना, एग्जाम्पल के साथ लिखना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, आपने प्रॉपर्टी बेची। पॉइंट नंबर 2, आपको LTCG हुआ। पॉइंट नंबर 3, वो पैसा आपने किस में लगा दिया? स्टार्टअप में। और स्टार्टअप में कम से कम कितना स्टेक लेना है? 50%। वो स्टेक कितने साल तक सेल नहीं करना है? 5 साल तक। प्लस स्टार्टअप में जो पैसा लगा है उससे स्टार्टअप क्या खरीदेगी? एसेट। वो एसेट कितने साल तक बेचना नहीं है? 5 साल तक। वेरी नाइस। इससे फायदा क्या होगा बच्चे? इसका फायदा क्या होगा इस एग्जाम्पशन का? बच्चे इस एग्जाम्पशन का फायदा ये होगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के चक्कर में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं कैनाई से, वो लोग स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। The exemption will boost the investment in eligible startup and will promote their what beta? And will promote their growth and expansion. Now, steps taken by Indian states to promote startups. ओए, भारत के अलग अलग राज्यों ने क्या क्या स्टेप्स लिए किसको प्रमोट करने के? वेस्ट बंगाल,
It has launched a website called as Startup Bengal, and it is also taking various steps to promote Uttar Pradesh. It is focusing on IT startup. सही है, उनका एक ही शहर तो है, वो कौन सा? गाजियाबाद ना, नोएडा, तो जो तो वर्ल्ड फेमस सिटी है. ओडिशा, दे हैव अ प्लान टू स्टार्टअप. फॉर स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने प्लान बनाया जो कब तक काम करेगा? 2025 तक. राजस्थान, द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टार्ट, कितने बच्चों? स्टार्टअप इन नेक्स्ट 5 years. दे हैव अ प्लान टू सेट अप कितने? 50 incubators in the state. और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसको कभी इंक्यूबेटर्स की कमी नहीं आएगी. स्टॉक मार्केट में जितने दिग्गज हैं वो सब क्या चले? राजस्थान ही है बच्चों. दे ऑल्सो प्लान टू ब्रिंग कितना? 500 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years. किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए. ठीक है, तो तुम देखना जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पे स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा फोकस होगा, लेकिन जो बाकी के अदर स्टेट्स हैं दे वोंट बी फोकसिंग ऑन स्टार्टअप, क्योंकि मोदी का पॉलिसी है ना. तो राजस्थान का कितना अच्छा प्लान है कि क्या करेगा वो. अब बच्चों ये होगा नहीं होगा, जमीनी स्तर पे क्या होता है ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट कम से कम लिखा तो है कि राजस्थान 500 स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है 5 साल में. 50 इंक्यूबेटर्स को लेके आएगा, जो उनके लिए बड़ी बात नहीं है राजस्थान, क्योंकि पूरे इंडिया में जितने भी इंक्यूबेटर्स होंगे उसमें 90% वुड बी मारवाड़ीज. उसके बाद और अगले 5 सालों में कितना? 500 करोड़ रुपए वो कहां पे डालने वाले हैं? स्टार्टअप्स को फंड करने वाले हैं. ठीक है. कर्नाटक, इनका भी पॉलिसी अच्छा होगा, बिकॉज कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा स्टार्टअप. कर्नाटक, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा क्या करते हैं बच्चों. लेकिन बच्चों मैंने जितना मेरा अंदाजा रहा है, मैंने एक चीज बहुत सारे स्टेट्स को एनालिसिस करने के बाद देखी है कि महाराष्ट्र इज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया. नो सीरियसली. हाँ, पहला महाराष्ट्र है, और सेकंड स्टेट अगर आप मुझसे पूछो कि महाराष्ट्र के बाद कौन सा स्टेट है, मैं राजस्थान बोलूंगा. मैं सब ओवरऑल के भी देखो, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा स्टेट है. जिस स्टेट का मैं हूं छत्तीसगढ़, वो महाराष्ट्र से भी 10 टाइम्स अच्छा है. अगर पीस से जीने की बात करूं, शांति, टेंशन नहीं, महंगाई नहीं, कुछ नहीं, निवांत एकदम, रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह. बट अगर आपकी लाइफ में एम्बिशंस हैं, बिजनेस करना है, यू वांट टू हैव अ गुड क्वालिटी लाइफ, तो बच्चों मेरे ख्याल से मतलब मैं कर्नाटक गया. कर्नाटक में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक बहुत भयंकर है. दिल्ली गया, जिंदा रहूंगा नहीं तो क्या करूंगा बच्चों. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साउथ में हर जगह लैंग्वेज इज अ बिग कंसर्न. तो मुझे मतलब पूरा इंडिया घूमने के बाद कोलकाता में गया नहीं, और बेशक जाने की इच्छा भी नहीं है. बिहार इज अ गुड प्लेस. बिहार सच में अच्छा है, बट गुंडागर्दी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए डर लगता है बिहार वगैरह में. बट बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट पूरे कंट्री में नहीं है. डाइवर्सिफाइड स्टेट, लैंग्वेज का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, बाहर के लोग आके अपना मान सकते हैं स्टेट को. सेफ्टी है बच्चों, पुलिस बहुत अच्छी है, कंपेयर मतलब बहुत ही अच्छी पुलिस है. तो मतलब बहुत ही अच्छा स्टेट है महाराष्ट्र बच्चों. और महाराष्ट्र जब मैं बोलता हूँ तो मैं इस उसमें पुणे, नागपुर, बॉम्बे और एक दो सिटीज और मान लो. बाकी महाराष्ट्र भी वैसे ही है बच्चों, बाकी महाराष्ट्र सेम है, मतलब लातूर वातूर जाओ तो दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है. तो बट यस, बट ओवरऑल ओवरऑल एवरेज देखा तो महाराष्ट्र सबसे अच्छा स्टेट है बच्चों जीता. और दूसरा राजस्थान, राजस्थान भी बहुत अच्छा है. बिजनेस भी है, पीस ऑफ लाइफ भी है, फंडिंग में कोई कमी नहीं आती राजस्थान में. राजस्थान भी मतलब ओवरऑल अच्छा स्टेट है. क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, सुकून की जिंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है राजस्थान में. भाई जो लोग जयपुर वयपुर में रहते हैं ना, वो पूरे मजे पुणे के लेते हैं एट हाफ ऑफ द कॉस्ट. जयपुर के लोग पूरे मजे लेते हैं पुणे के, क्या नहीं है वहां पे. प्लस खाना बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता खाना है, रहना बहुत सस्ता है, और जो खर्चा है ना वो आधा है. ठीक है. तो महाराष्ट्र अपने आप में दिग्गज स्टेट है बच्चों. बाकी एमपी एमपी सब टाइम पर, मैं भी वहीं से हूँ. चले, तो महाराष्ट्र सॉरी कर्नाटका, हाँ एमपी से ही तो हूँ मैं. मतलब एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में मेरा ओरिजिन है.
मेरे दादाजी एमपी के हैं, यूपी के हैं, मेरे पिताजी एमपी के हैं, और फिर हम एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हम कहाँ आ गए, छत्तीसगढ़ आ गए। बट माई वाइफ इज फ्रॉम एमपी। मेरा परदादा राजस्थान से था, फालोदी। हमारा घर है फालोदी में, 7 कमरे का, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अभी चमगादड़ बैठे रहते हैं उस घर पे। हमारे मेरा मेरे भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया था, तो मैंने उसको बोला फालूदी वाला घर तेरा, जा ऐश कर। चलिए बच्चों इधर ना, तो कर्नाटक हैज अ वेरी गुड मिशन। अच्छा, महाराष्ट्र इज बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है। आप कोई भी बिजनेस डालो, अगर आप चलाना चाहते हो तो बिजनेस चल जाएगा। दे हैव 5 ईयर प्लान। कर्नाटक के बारे में बात कर रहा हूं। कर्नाटक का 5 साल का प्लान है विद स्पेसिफिक गोल। यस, कर्नाटका इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू आईटी। महाराष्ट्र से भी बहुत आगे है। They want to have at least 25 technology startups and 600 startup products. मतलब टोटल 25 वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप चाहते हैं। स्टार्टअप प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड स्टार्टअप कितनी चाहते हो? टोटल 600 चाहते हैं। 600 में से 25 टेक्नोलॉजी ड्रिवन कितनी है? 25। दे वांट टू क्रिएट कितना? ये पूरे 18 लाख जॉब में से 12 लाख जॉब तो बिहारी खा जाएंगे, 5 लाख जॉब यूपी वाले खा जाएंगे, और एक रेस्ट ऑफ इंडिया खा जाएगा। कन्नड़ लोगों को कोई जॉब नहीं मिलने वाला। ठीक है, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। वो जो, अरे नहीं रे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। वो सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एमडी, सीईओ, ये वहां के लोकल लोग रहेंगे। भाई काम करवाना है, साफ सफाई करवाना है, हम ही लोग करेंगे, यूपी बिहार वाले। इधर नेक्स्ट क्या है? मोदी न्यू गुजरात। गुजरात क्या बोलता है? 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी है। इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट कमिटीज टू सपोर्ट। तो पहला कौन है बच्चों? इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरे कौन है? और तीसरा कौन है? गवर्नमेंट कमिटी। तो इन्होंने 3 लेवल की बॉडीज बनाई हैं जो स्टार्टअप को क्या करती है? सपोर्ट करती है। झारखंड इंडिया का सबसे करप्ट स्टेट, सबसे करप्ट स्टेट। एक दिन के लिए भी तुम सीएम बनते हो तो कम से कम समझ लेना तुमने अपनी 10 जनरेशन का जुगाड़ कर लिया। सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा इलिटरेसी, सबसे ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स। बट नेचुरल रिसोर्स होने का कोई मतलब नहीं है। इसके मतलब किसी अनपढ़ के हाथ में 10,000 करोड़ रुपए छोड़ दो तो कुछ नहीं होता बच्चों। तो वैसे ही स्टेट है वो। हाँ, वही की वो। दिस स्टेट इज रीसेंट एंट्रेंट। ये क्या है बच्चों? स्टार्टअप पॉलिसी में रिसेंटली एंटर हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन कितना? 10 करोड़ फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर। सीएम की सिक्योरिटी में महीने का 100 करोड़ खर्च होता है, बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड एरिया है। और स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए दिए बच्चों पूरा। इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर भी खोलेंगे बोल रहे हैं। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो ओपन व्हाट बेटा? इनोवेशन लैब इन द स्टेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट बेटा? आई एम अहमदाबाद। चलो, ये अगर हुआ है तो सच में बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स की पॉलिसी है किसके बारे में? स्टार्टअप्स के बारे में। चलिए लेट्स सी व्हाट आर द एग्जम्पशंस गिवन टू स्टार्टअप्स। प्लीज हियर। पहला क्या है? रिकग्निशन तो मैंने आपको करवा के दिया था। तो बच्चों, ओए, स्टार्टअप्स का रिकग्निशन तो करवा के दिया था किसके थ्रू? मोबाइल ऐप के थ्रू। आईपीआर वगैरह एकदम कम रेट पे। 10,000 करोड़ का क्या बनाया हुआ है बच्चों? फंड ऑफ फंड, याद है क्या आपको? 3 इयर्स टैक्स हॉलिडे, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, ये एक चीज है, व्हेन द स्टार्टअप्स अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है उनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पापा को एक टेंडर अप्लाई करना था, ठीक है? कैसे बोलूं मैं? इट वॉज अ स्टॉप डैम। डू यू नो व्हाट स्टॉप डैम्स आर? कभी देखना नदी रहती है तो नदी पे ना इतना बड़ा सा एक दीवार बना देते हैं, ठीक है? तो पानी वहां पे जमा होता है, छोटा सा डैम, मिनी डैम, और फिर वहां से किसान लोग ट्यूबवेल लगा के पानी लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप डैम। और स्टॉप डैम बहुत कमाई वाला चीज है, मतलब बहुत कमाई होता है स्टॉप डैम बनाने में। तो एक टेंडर आया है गोदावरी रिवर में,
सॉरी नॉट गोदावरी, शिवनाथ रिवर में स्टॉप डैम बनाना है, 6 करोड़ रुपए का टेंडर है। उसके लिए शर्त यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाएगा, जिसको टेंडर के लिए अप्लाई करना है, जिसको बिड के लिए अप्लाई करना है, उसके पास 11 साल का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का। छत्तीसगढ़ में कंस्ट्रक्शन करने का 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरे फादर को तो अभी 1-1.5 साल ही हुआ है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंटर करे। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड है जो पिछले 15 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, एंड उनकी 2 बेटियां हैं। तो ही इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप हिज बिजनेस। वो अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ा लाइसेंस है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पापा को बोला कि यार मैं तो अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, अब मेरे नाम पे क्या कर, तू अप्लाई करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अपन एक कंपनी बना लेंगे और वो लाइसेंस में किसको ट्रांसफर कर दूंगा, कंपनी को ट्रांसफर कर दूंगा। तू 95% शेयर रखना, पापा को बोला, और मैं 5% शेयर रखूंगा। तो मुझे 5% क्या मिलता रहेगा, रॉयल्टी। क्या मिलेगा मुझे 5%, अगर 1 करोड़ रुपए का बिल जनरेट होता है तो मेरा 5 लाख होगा उसमें। मेरे पापा मान गए। तो क्या हो गया, क्या अब मेरे पापा उस 6 करोड़ के टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? लेकिन अप्लाई मेरे पापा करेंगे या कंपनी करेगी, कंपनी करेगी। तो बच्चों ये एक ना गवर्नमेंट टेंडर में जब आप अप्लाई करते हो, आप में से किसी के पापा मम्मी अगर कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, तो व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर, जब भी आप किसके लिए अप्लाई करें, तो एक शर्त होती है कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर वही टेंडर की कौन अप्लाई करे, स्टार्टअप अप्लाई करे, तो स्टार्टअप को प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। Compliances have been simplified through mobile app. Also, compliance can be made. Only 9 labor laws and 3 environmental laws apply to startup. बहुत बड़ी बात है ये। कितनी बच्चों, लेबर लॉज बच्चों, कितने लेबर लॉज है बच्चों, 70-80 तो लेबर लॉ पढ़ते हैं अपन। बोनस है, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड ने, ये ने, वो ने, ये ने, वो, कितने, इतने सारे लेबर लॉज में स्टार्टअप के ऊपर सिर्फ कौन से अप्लाई होते हैं, बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और ऐसे 5 लॉ और है। सिर्फ 9 लेबर लॉज अप्लाई होते हैं। और एनवायरमेंटल लॉज 3। एनवायरमेंटल लॉज भी बहुत है, बट उनके ऊपर कितने अप्लाई होते हैं, सिर्फ 3। इजी एग्जिट पीरियड कितने के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर स्टार्टअप्स 90 डेज के अंदर उनका खत्म हो जाएगा पूरा। People investing their capital gains in the venture fund set up by the government will get exemption from capital gain. This will help startups to attract more investors. एक मिनट, एक और नई बात निकल के आ रही है, आपको रोकना चाहूंगी मैं अभिषेक। हाँ, तो नई बात क्या निकल के आ रही है, तो जो एक और नई बात निकल के आ रही है कि अगर आप कैपिटल गेन कहां पे लगाते थे, स्टार्टअप में लगाते थे, तो आपको फायदा मिलता है। अगर आपने जमीन बेच के पैसा कमाया और वो आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं स्टार्टअप में नहीं, अबे स्टार्टअप में नहीं, फंड में। कौन से फंड में, जो फंड गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है स्टार्टअप के लिए। तो अगर आपको कैपिटल, अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, जमीन बेच के प्रॉफिट कमाया है, तो 54 जीबी पढ़ा था अपन ने, तो उसका पैरेलल प्रोविजन है कि आप ये पैसा कहां पे लगा दीजिए, उस फंड में डाल दीजिए जो फंड गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए बनाया है। तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन्स में क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू होल्ड कितना, 2 स्टार्टअप फेस्ट एनुअली, बोथ नेशनली एंड to enable various stakeholders of startup to meet. They will provide what beta, yes ये भी होना चाहिए बच्चों। साल में कम से कम कितने, 2 स्टार्टअप के फेस्ट होंगे, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। और इसमें क्या होगा बच्चों, बेसिकली मैंने आपको कल भी अपन बात करते हैं फेस्ट की। फेस्ट में क्या होता है, नेटवर्किंग। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, ये बायजूस वगैरह को ये सब कहाँ मिले होंगे, रतन टाटा वगैरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टार्टअप फेस्ट में मिले होंगे। और जो फेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है बच्चों, उसमें तो सब आते होंगे, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एवरीवन मस्ट बी प्रेजेंट। तो वहां पे अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया, आपका बिजनेस प्लान लोगों को पसंद आ गया, तो जस्ट इमेजिन कि आप कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना बड़ा फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्या है, टैक्स एग्जम्पशंस किसके लिए बच्चों, स्टार्टअप के लिए, इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। लेट्स सी,
फॉलोइंग टैक्स एग्जम्पशंस फ्रॉम स्टार्टअप हैव बीन इंट्रोड्यूस। एक मिनट बच्चे, ये अभी नहीं पढ़ते, मैं एक बार नई मॉड्यूल चेक कर लेता हूँ, उसमें अगर कुछ 18 19 या 19 20 आया होगा तो एक बार वो देख लेते हैं। से अभी नहीं पढ़ते, इधर आ जाइए। बेनिफिट्स टू स्टार्टअप अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या देखो, लुक एट द फर्स्ट बेनिफिट टू द स्टार्टअप अंडर कंपनीज एक्ट। रुपीज 25 lakh or more received by startup through what beta? Convertible note shall not be treated as deposits. Shall not be treated as, ये अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, यस एफडीए में पढ़ा था, कहीं कहीं तो पढ़ा था ये अपन ने, इन लोगों ने पहली बार पढ़ा है। अच्छा, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एसबीईसी के पेपर में आया था, दिसंबर नहीं जून 19 में आया था, क्वेश्चन ऐसा था सेम, रुपीज 25 लाख और मोर रिसीव शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। इसके ऊपर क्या करो, कमेंट करो। आधे गधे बच्चे, 90% बच्चों के क्वेश्चन समझे नहीं। 90% स्टूडेंट्स, आया था आपके एग्जाम में, आया होगा जब आपने पहली बार दिया होगा, लिखा था क्या आंसर? 90% स्टूडेंट्स कुड नॉट राइट इट्स आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली? सबसे पहले, whenever company borrows, whenever company borrows, comma, unless such borrowing is exempted, unless such borrowing is, that borrowing shall be treated as deposit। मतलब एक कंपनी जब भी किसी भी टाइप की बोरोइंग करती है, अगर उस बोरोइंग को क्या नहीं किया गया है, एग्जाम नहीं किया गया है, तो उसको अपन क्या मानते हैं? डिपॉजिट्स। और जब आप डिपॉजिट लेते हैं तो सेक्शन 73 प्लस कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल आपको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। लेकिन स्टार्टअप जब बोरो करती है, स्टार्टअप को कितने रुपए मिल रहे हैं? ओए, कितना मिल रहा है? रुपीज 25 लैक्स और, या रुपीज 25 लाख और मोर है, अब तो रुपीज 25 लाख है। नहीं नहीं, एक मिनट, देखो, अमाउंट ऑफ, हाँ करेक्ट है। तो मतलब कम से कम कितना, मैं तुमको एग्जामिशन कब होगा? एक मिनट, नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स इन अ सिंगल ट्रेंच। हाँ, यहाँ पे एक और चीज लिख ला, तो रुपीज 20, मतलब कम से कम तुमको कितना लेना है? ओए, कम से कम कितना लेना है आपको? कम से कम 25 लाख या उससे ज्यादा तुमको मिलता है। किसको मिलता है? स्टार्टअप को मिलता है। किसके थ्रू? भाई कन्वर्टेबल नोट। व्हाट इज कन्वर्टेबल नोट? भाई कन्वर्टेबल नोट का मतलब, एक मिनट, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब कन्वर्टेबल नोट मतलब या तो अच्छा, और कितने साल के लिए कन्वर्ट और रीपे इन 5 years, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 5 साल में आपको या तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो या फिर रीपे कर दो। इट्स अ डिबेंचर काइंड ऑफ, क्या है बच्चे? लेकिन इश्यू कितने साल के लिए करोगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 साल के लिए। और कितने रुपए के लिए? कम से कम 25 लाख या उससे ज्यादा। अब इसमें एक लिख लिया, इन सिंगल ट्रेंच। सिंगल ट्रेंच मतलब तुमको जो रिसीव करोगे 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, जितना भी पैसा तुम रिसीव करोगे, वो कैसे रिसीव करना है? एक इन्वेस्टर से एक बार में रिसीव करना है। एक इन्वेस्टर से एक बार में रिसीव करना है, या कितने भी इन्वेस्टर हो। चलिए, shall not be treated as डिपॉजिट कर देना बस। डोंट डू इट पब्लिक डिपॉजिट, डू इट डिपॉजिट। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर स्टार्टअप को एक साल में, सॉरी एक साल नहीं, स्टार्टअप को 25 लाख या उससे ज्यादा मिलता है, क्या इश्यू करके? कन्वर्टेबल नोट, यू कैन कॉल इट कन्वर्टेबल बॉन्ड, यू कैन कॉल इट कन्वर्टेबल डिबेंचर। और कितनी बार में मिल रहा है? एक इन्वेस्टर से एक ही बार में मिल रहा है। दो इन्वेस्टर है तो, दो इन्वेस्टर है तो 25-25 लाख आप दो लोगों से ले सकते हो, यस। इसको आप क्या नहीं मानोगे? एक मिनट,
amount startup by way of convertible note in a नहीं बच्चों, इन अ सिंगल ट्रेंच फ्रॉम अ पर्सन मिल रहा है। इन अ सिंगल ट्रेंच, एक मिनट लिखो, सिंगल ट्रेंच ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम अ पर्सन। फ्रॉम अ पर्सन मतलब एक इन्वेस्टर से आप एक बार में 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ कितना भी ले लो। इन्वेस्टर फ्रॉम अ पर्सन लिखा है, फ्रॉम पर्संस नहीं लिखा है। क्या लिखा है? फ्रॉम अ पर्सन। अगर एक बंदे से एक बार में आप कितना ले रहे हो? 25 लाख रुपए ले रहे हो, किस क्या इश्यू करके? कन्वर्टेबल नोट। और कन्वर्जन का पीरियड कितना है? कन्वर्जन या रीपेमेंट जो भी होगा कितने साल के अंदर हो जाएगा? तो इसको अपन क्या नहीं मानते? वी डोंट कंसीडर डिपॉजिट। और जब डिपॉजिट नहीं कंसीडर करेंगे तो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर स्टार्टअप के अलावा कोई दूसरी कंपनी क्या करे? कन्वर्टेबल नोट इश्यू करके अगर फंड रेज करे तो उसको अपन डिपॉजिट मान सकते हैं। तो स्टार्टअप को एक अच्छी खासी एग्जम्पशन मिली हुई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।